पबजी इज बैक। मोदी जी की ये मन की बात तो आप सभी ने सुनी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात से बल्कि अभी से हम पबजी गेम समेत 118 चीनी ऐप्स पर रोक लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में पबजी को बैन किया जाता है। इसके बाद पूरे देश में कितना हंगामा हुआ। पबजी बैन होने का सदमा बर्दाश्त न होकर कितने पबजी पीड़ित युवकों ने आत्महत्याएं कर ली। ये सब तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा और टीवी में देखा होगा। पबजी हिंदुस्तान से चला गया और जाते जाते सैकड़ों युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करके चला गया। उन्हीं युवकों में से एक था श्यामल दास। दिन रात बस पबजी खेलता था, पबजी के किरदारों जैसे कपड़े पहनता था और उन्हीं के जैसी हरकतें करता था। मतलब श्यामल दास पबजी एडिक्ट था। मस्ती मस्ती में उसके दोस्त उसे पबजी कहकर पुकारते थे। पबजी बैन होते ही इस पबजी ने भी पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। कहते हैं कोई जुनूनी इंसान किसी जुनून की खातिर खुदकुशी करता है तो वो जुनून उसे चैन से मरने भी नहीं देता। श्यामल दास यानी पबजी के साथ भी यही हुआ। जिस शमशान में उसे जलाया गया था, उस शमशान का गार्ड उसके जुनून का पहला शिकार बना। अरे ये सिपाही वहाँ कौन खड़ा है? सुनिए सर, आप वहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही सिपाही गार्ड की तरफ मुड़ा, गार्ड का दिल दहल गया क्योंकि उसके सामने पबजी का भूत खड़ा था। पबजी इज बैक। पबजी के भूत ने गार्ड के सीने में अपनी भूतिया बंदूक के सारे जलते हुए अंगार खाली कर दिए और गार्ड ऑन द स्पॉट भस्म हो गया। दुनिया वालों सुन लो, मोदी जी सुन लो, रोक सको तो मुझे रोक लो क्योंकि पबजी इज बैक। एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा देती है। पबजी तो खुद आग बनकर आया था। धीरे धीरे उसके साथ उन बाकी युवकों की भटकती हुई खौफनाक आत्माएं भी जुड़ गई, जिन्होंने पबजी बैन होने पर आत्महत्याएं की थी। पबजी ने अपनी फौज तैयार कर ली। वो मोदी जी से पबजी बैन का बदला लेने आया था। देखते देखते आग ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया था और पूरा देश चैन से सो रहा था। जय पबजी, जय पबजी। फिर क्या था, किसी मिलिट्री की तरह पबजी पीड़ित भूतों की फौज आधी रात में तबाही मचाने सड़कों पर निकल पड़ी। सारा शहर सुकून से सोया था और अचानक बम गिरने लगे, गोलियां बरसने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और गोलियों और बम का शिकार बनने लगे। ऊंची ऊंची इमारतें जमीन से लिपटने लगी। सारा शहर खून के आंसू रोने लगा और भूतों की टुकड़ी जश्न मनाने लगी। जय पबजी, जय पबजी। मोदी जी देख रहे हो ना, कैसे भाग रहे हैं आपके देशवासी। मारो, कोई भी बचने ना पाए, मारो। इस प्रकार रोज रात रोज नया शहर पबजी गैंग अपने अपने कब्जे में लेती और शहर को तहस नहस कर देती। लोग काफी डर गए थे और मोदी जी को पुकार रहे थे, मोदी जी बचाओ, हमारा क्या कसूर है, हम क्यों मारे जा रहे हैं? हम तो पबजी नहीं खेलते थे। अरे हमारे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। मोदी जी बचाओ। भूतिया पबजी गैंग को कंट्रोल करने के लिए पुलिस गई, नाकाम रही। आर्मी गई, वो भी नाकाम रही और इस प्रकार पबजी गैंग का आतंक पूरे देश में फैल गया। ये नजारा देखकर मोदी जी दुखी हो गए। उन्होंने डिटेक्टिव करण को पबजी गैंग से समझौता करने भेजा। प्रेस के डिटेक्टिव करण भूतों से मीटिंग करने लगे। क्या चाहते हो? पबजी इज बैक। मोदी जी सुन रहे हो ना, 2 दिन के अंदर अंदर पबजी बैन हट जाना चाहिए। हर एक मोबाइल में बस पबजी चाहिए, नहीं तो आपके देश की खैर नहीं। ये सुनकर मोदी जी भी हैरान हो गए। सर, क्या पबजी को फिर से परमिशन दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करण। सर, रोज लोग मर रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। माना कि संकट की घड़ी है, आर्मी पुलिस सब नाकाम है, लेकिन करण, मुझे मेरे देशवासियों पर पूरा भरोसा है। मेरा एक एक देशवासी हजारों सिपाहियों के समान है। चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है। ये सुनकर करण मुस्कुराता हुआ बोला, सर आप ही जाने अपनी मन की बात। फिर क्या, मन की बात प्रोग्राम शुरू हुआ और मोदी जी देश को संबोधित करने लगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने कोरोना से मुकाबला किया है,
तो ये भूत क्या है? दिखा दो इन्हें एकता की ताकत। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे दिए जलाने को कहा, आप मशाल जलाकर सड़कों पर उतर आए, तो अब क्यों घर में बैठे हो? मशाले जलाओ और जला दो सब भूतों को। उनका नारा है पबजी इज बैक, हमारा नारा होना चाहिए पबजी गो बैक। मोदी जी का भाषण सुनकर सारा देश खौल उठा और मशाले जलाकर सड़कों पर उतर आया। लोगों की एकता देखकर सारे भूत कांपने लगे। दूर रहो, पास मत आओ। हाँ? पबजी गो बैक, भारत माता की जय। लोग भूतों की तरफ बढ़ने लगे और भूतों को पीटने लगे। जलती मशालों से भूतों को जलाने लगे और देखते ही देखते सारे पबजी पीड़ित भूत जल गए और जलकर राख हो गए। भारत माता की जय। इस प्रकार देशवासियों ने एकता दिखाकर देश को खतरे से बचा लिया और पबजी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। भूतिया हॉस्पिटल पार्ट 2। कहानी है गाजियाबाद की। गाजियाबाद शहर से बाहर सुनसान इलाके में एक हॉस्पिटल था जो पूरी तरह जल चुका था और भूतिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। शाम होने के बाद कोई उस हॉस्पिटल एरिया से गुजरने की सोचता भी नहीं था, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कैद थी डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय की खौफनाक भूतिया आत्माएं। बात 10 साल पहले की है। गाजियाबाद का वो हॉस्पिटल काफी मशहूर था, क्योंकि वहाँ जो भी मरीज आता वो ठीक होकर ही वापस जाता था। लेकिन उस हॉस्पिटल का एक काला सच भी था जो लोगों को मालूम हुआ और हॉस्पिटल जलाया गया। हॉस्पिटल में कलंकनाथ नाम का सर्जन था जो सर्जरी में तो माहिर था, लेकिन सर्जरी के साथ साथ काले जादू का सहारा भी लेता था। मेरे बाबा बच तो जाएंगे ना? डोंट वरी सर, सर्जरी कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के साथ काली जादू का नंगा नाच चलता था। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। डॉक्टर, पेशेंट की धड़कन थम गई है। उसके दिल में अपना सबसे लंबा नाखून फंसाओ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस प्रकार कलंकनाथ पेशेंट की जान तो बचा लेता था, लेकिन जैसे ही कोई रिश्तेदार उससे मिलने आता, थैंक्स सर, आपने मेरे बाबा को बचा लिया। मैं आपको दुगुनी फीस दूंगा। मुझे फीस नहीं, खून पीना है। काला जादू करने से इंसानी शरीर की भूख बढ़ती है। सर, ये क्या कह रहे हो आप? नहीं, छोड़िए, बचाओ, नहीं। इस प्रकार कलंकनाथ ने फीस के तौर पर अनगिनत लोगों को मारा था। जैसे ही बाहर ये बात फैली, लोगों की भीड़ ने कलंकनाथ और उसके स्टाफ को पूरी तरह मारा और हॉस्पिटल को आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया। आज इस घटना को 10 साल हुए हैं। कलंकनाथ और उसका भूखा भूतिया स्टाफ चीख चीख कर हॉस्पिटल की पुरानी दीवारों की दरारें बढ़ा रहा है। मुझे भूख लगी है, खून चाहिए। सब्र कीजिए सर, कोई न कोई आता ही होगा। गाजियाबाद में नटवर लाल नामक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका इकलौता बेटा अमन किसी एक्सीडेंट के कारण 6 महीने से कोमा में था। नेशनल इंटरनेशनल सभी हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर नटवर लाल ने तंत्र मंत्र का सहारा लेने की सोची और गाजियाबाद के बड़े बंगाली तांत्रिक से मुलाकात की। तांत्रिक ने अमन के शरीर का काफी देर तक बारीकी से अभ्यास किया और फिर हताशा से बोला, ये तंत्र विद्या के बस की बात नहीं है। इसे ठीक करना है तो बस एक ही ठिकाना बचा है अब। कौन सा ठिकाना? भूतिया हॉस्पिटल। ये सुनकर नटवर लाल कांप गया। व्हाट? आप भूत प्रेतों का इलाज करते हो और आप ही भूतों से इलाज लेने को कह रहे हो? कलंकनाथ अवश्य एक भूत है, लेकिन एक टॉप सर्जन भी था। काली विद्या का स्वामी भी है। तुम्हारे बेटे को डॉक्टर और तांत्रिक दोनों की आवश्यकता है, और मैं सिर्फ तांत्रिक हूँ, डॉक्टर नहीं। फिर क्या, अपनी जान मुट्ठी में लेकर नटवर लाल भूतिया हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल के बंद दरवाजे 10 साल बाद फिर से खुल गए। जिंदा नटवर लाल का ताजा मांस देखकर नर्सेस के मुंह में पानी आ गया। वो नटवर लाल के इधर उधर मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगी। मैंने कहा था ना डॉक्टर, कोई ना कोई आएगा। देखो,
देखो आ गया। ये सुनकर भयभीत नटवरलाल हाथ जोड़कर बोला, देखो कलंकनाथ, मैं यहाँ तुम्हारा शिकार बनकर नहीं, एक दुखी बाप बनकर एक सर्जन से मुलाकात करने आया हूँ। मेरे बेटे को कोमा से निकालो और प्लीज मुझे भी मत मारो, मुझे मेरी जान प्यारी है। ठीक है, छोड़ दो इसे, तुम अपने बेटे को लेकर आओ, मैं उसे जरूर ठीक करूंगा, लेकिन एक बलि लूंगा, तू नहीं तो तेरा बेटा। सर्जरी के बाद किसी ना किसी को तो जरूर खाऊंगा, बोलो मंजूर है? नटवरलाल असहाय था, उसे कलंकनाथ की शर्त माननी पड़ी। रात भर उसे नींद नहीं आई, पड़ा पड़ा सोचता रहा कि किसकी बलि दी जाए, क्योंकि उसे बेटा भी प्यारा था और बेटे से बढ़कर अपनी जान भी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया? क्यों ना सर्जरी के बाद उसी तांत्रिक को बलि का बकरा बनाया जाए। तांत्रिक है, तंत्र मंत्र जानता है, बच गया तो कलंकनाथ खत्म, मर गया तो भी मेरे बाप का क्या जाता है। दूसरे दिन नटवरलाल अपने बेटे को भूतिया हॉस्पिटल लेकर गया और अंदर सर्जरी शुरू हो गई। कलंकनाथ भूतिया स्टाफ के साथ सर्जरी में लग गया और इधर नटवरलाल बहला फुसलाकर तांत्रिक को ले आया। पापा, अमन, मेरे बच्चे, थैंक्स कलंकनाथ, मेरा बच्चा ठीक हो गया। बोल, अब किसको खाऊं, तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को? कलंकनाथ, इस तांत्रिक को खा जाओ। चलो अमन। धोखा, तुमने तो बोला था तंत्र विद्या में कलंकनाथ को मेरी सहायता चाहिए। लेकिन नटवरलाल कहाँ रुकने वाला था। वो अमन को लेकर निकलने लगा और इधर कलंकनाथ और उसके स्टाफ ने तांत्रिक को फाड़ दिया। चलो अमन, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना है। तभी अचानक सामने कलंकनाथ और उसका भूतिया स्टाफ आ गया। ऐसे कैसे? अब मुझे तिगुनी फीस चाहिए। ये सुनकर नटवरलाल और अमन कांपने लगे। ये धोखा है कलंकनाथ। तो तुमने तांत्रिक के साथ क्या किया? धोखा करना तुमसे सीखा है। नर्सेस, पकड़ो दोनों को। सारा भूतिया स्टाफ अमन और नटवरलाल की तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते कलंकनाथ और बाकी भूतों ने नटवरलाल के साथ साथ उसके बेटे को भी मार दिया। भूतिया आम वाला। गर्मियों का मौसम मतलब आम का मौसम। इस मौसम में आम और आमरस का मजा लिया जाता है, लेकिन यही आमरस का मौसम अमनपुर के लिए खून का मौसम बन गया। हुआ कुछ ऐसा कि शहर में रात के वक्त एक आम वाला घर घर घूमता था। आम लाया हूँ, ताजे ताजे, मोटे मोटे, मीठे मीठे आम, आम ले लो आम। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, बहन जी आम ले लो। अरे कैसे ले लूं? चख कर देखती हूँ। आम वाला टोकरी से एक आम उठाकर उसका रस सामने वाले के हाथ पर निचोड़ता तो आम रस नहीं, खून गिरता। खून? ये क्या है? ए आम वाले, ये क्या मजाक है? आम वाला नहीं, भूतिया आम वाला। ऐसा कहकर आम वाला एक भयानक भूत बन जाता और छुरी से सामने वाले का गला काट देता। शहर में भूतिया आमरस वाले ने आतंक मचाया हुआ था। आम वाले के आतंक से सारा शहर भयभीत हो गया और एक तांत्रिक की मदद ली। मैंने काफी प्रयास किए, लेकिन वो भूतिया आम वाला वश में नहीं हो रहा। अब उससे बचना है तो आम खाना छोड़ दो, आम मत खरीदो। बाबा, हम उसके पास नहीं जाते, वो खुद चलकर हमारे पास आता है। उसका भी एक इलाज है मेरे पास। ऐसा कहकर तांत्रिक ने एक घर की दीवार पर कुछ लिख दिया। आम वाले आम ना लाना, ये क्या है बाबा? यही मंत्र है उससे बचने का। शहर के सारे घरों की दीवारों पर ये मंत्र लिखवा दो, वो आम वाला तुम्हारे घर में कभी नहीं आएगा। बाबा का दिया हुआ मंत्र पूरे शहर में फैल गया। लोगों ने दीवारों पर लिखना शुरू किया, आम वाले आम ना लाना। और कमाल हो गया, ना तो उस दिन के बाद किसी ने आम वाले को देखा, ना आम वाला किसी के घर में गया। लेकिन लोगों के दिलों में आम का डर बैठ गया था।
कोई आम नहीं खरीदता था। अमनपुर में आम खाना अब आम बात नहीं थी। एक रात विशाल और रीटा नाम के दो भाई बहन काफी सारे सामान के साथ रेलवे स्टेशन से शहर में आए। ओह, एक टैक्सी नहीं मिली, अजीब शहर है। अच्छा हुआ पापा 20 साल पहले ये शहर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए। मुझे तो इस शहर से प्यार है। इस शहर में हमारी पुश्तैनी घर जो है। रहने दो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उस घर में रहे हो। पहली बार मम्मी पापा से छिपकर गर्मियों में चिल मारने हम यहाँ आए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है, कैसी हालत में है। किसी से पूछते हैं। अरे वो देखो, चौराहे पर वो आम वाला है। चौराहे के बीचों बीच एक आम वाला टोकरी लेकर बैठा था। दोनों आम वाले के पास जाने लगे कि तभी उनकी नजर दीवारों पर पड़ी। आम वाले, आम न लाना। अरे ये क्या लिखा है सारी दीवारों पर? ये भी उसी आम वाले से पूछते हैं, चलो। दोनों आम वाले के पास गए। आम वाला हताश बैठा था। भैया, ये गली नंबर 14 मकान नंबर 7 कहाँ है? आम वाले ने उंगली से एक गली की तरफ इशारा किया। थैंक्स भैया। भैया, सारी दीवारों पर ये अजीब स्लोगन क्यों लिखा है? आम वाले आम ना लाना, यही ना? मैडम, आप विश्वास नहीं करोगी, ये भूत प्रेत का मामला है। भूत प्रेत? सुनाओ भाई, फिर तो हम जरूर सुनेंगे। ये बात 20 साल पहले की है। शहर में एक गरीब आम वाला घर घर जाकर आम बेचता था। एक रात उसने एक घर की बेल बजाई। साहब, आम ले लो। नहीं चाहिए। साहब ले लो, गरीब आदमी हूँ साहब। अच्छा, चख कर देखने दे। साहब, अभी रस चखाता हूँ। रस नहीं, आम काट कर खिलाओ। आम वाले ने एक आम काट कर खिलाया। साहब कैसा है? मजा नहीं आया, और खिलाओ। आम वाले ने एक और आम खिलाया। आदमी ने फिर मुंह बनाया। ऐसा करते करते आम वाले ने टोकरी के सारे आम खिला दिए। मजा नहीं आया, भागो यहाँ से। साहब, पैसे तो दे दो, टोकरी खाली हो गई। अबे, काहे के पैसे? चल भाग। आम वाला गुस्सा हो गया और उसने छुरी दिखाई। साले, 2 कौड़ी के भिखारी मुझे छुरी दिखाता है। इसी छुरी से तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। हाँ? फिर क्या हुआ? क्या होना था? उस लफंगे ने आम वाले को छुरी से मार दिया। बाद में वो आम वाला भूत बन गया और लोगों को घर घर जाकर उन्हें मारने लगा। उसी भूत से बचने के लिए दीवारों पर ये लिखा गया है। हाउ सैड। अब तो आपसे भी कोई आम नहीं खरीदता होगा। चलो कोई नहीं, हम आपसे आम जरूर खरीदेंगे। हाँ, लेकिन पहले चक्कर जरूर देखेंगे। अभी आम का रस चखाता हूँ, हाथ आगे कीजिए। दोनों ने हाथ आगे किए और आम वाला रस निचोड़ने लगा, लेकिन आम से आम रस नहीं, खून टपकने लगा। खून? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, बदला। घरों के दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ? अब मैं सड़कों पर राज करूंगा, तबाही मचा दूंगा। ऐसा कहकर आम वाला भयानक भूत बन गया। तो विशाल और रीटा कांपने लगे। भूत! भूत! हमें छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने। मुझे मेरी ही छुरी से मारकर मुंबई भागने वाला लफंगा और कोई नहीं, तुम्हारा ही बाप है। ये सुनकर विशाल और रीटा चौंक गए। तभी भूत ने अपनी लहूलुहान छुरी निकाली और दोनों पर वार करना शुरू किया। लगातार वार से दोनों घायल हो गए और तड़प तड़प कर मर गए।